औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे ज़रा इंडिकेट कर दें कि मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। चलें जी, बेहतरीन हो गया। आज हमने एक्सेप्टेंस को पढ़ना है। कल हमने ऑफर को कंप्लीट कर लिया था, आज हमने एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है। एक्सेप्टेंस को हमने ऊपर देखा था कि जिस वक्त आप अपनी रजामंदी किसी को दें और वो भी अपनी रजामंदी दे दे तो ये समझा जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। एंड वंस प्रपोजल एक्सेप्टेड इट्स कॉल्ड प्रॉमिस। तो वही वाली डेफिनेशन है, उन्होंने एंड वाली लाइन निकाल दी है और निकालने के बाद उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी जिस बंदे को प्रपोजल दिया गया था वो अपनी रजामंदी शो कर देता है, तो क्या होगा? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और इस पूरे प्रोसेस को एक्सेप्टेंस कहा जाता है। ठीक है, मुझे बताएं इस डेफिनेशन के अंदर कोई इशू किसी को? बेहतरीन हो गया। फिर उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस हो या एसेंशियल ऑफ कुछ भी हो, ये पॉइंट्स नीचे लिखे होंगे उसके। ये पॉइंट्स सारे के सारे साइमल्टेनियसली पूरे हो रहे हों तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। वरना अगर इनमें से कोई पॉइंट इनवैलिडेट हो गया, कोई पॉइंट वायलेट हो गया, तो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। पढ़ लेते हैं पॉइंट्स के लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मैंने आपको बताया था कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस आपकी कंडीशनल नहीं हो सकती। जिस वक्त मैंने आपको काउंटर ऑफर समझाया था उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि एक एक्सेप्टर जो है वो सिर्फ हाँ या ना कर सकता है, वो ये अपनी मर्जी नहीं चला सकता, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो यही वो बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। आप पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरे का पूरा जो ऑफर है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है ना, आपको कहा गया है कि दो काम करने हैं, आप उनमें से कहीं नहीं, ये एक काम पे मैं रजामंद हूँ दूसरे पे नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट होनी चाहिए बोथ चीजों पे। ठीक है, पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली आपको एक्सेप्ट होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा अनकंडीशनल। चार कंडीशंस हैं जो कहते हैं ऑफर ने आपको दी हैं एक ऑफर की, वो चारों की चारों एक्सेप्ट करें तो समझा जाएगा कि आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट है। आप उसके अंदर की पांचवी ऐड नहीं कर सकते, ये समझा जाएगा अनकंडीशनल। आपने उसके अंदर अपनी कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। जो कंडीशंस ऑफरर ने दी हैं उन्हीं को सिर्फ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और ये उसने लिख भी दिया है कि इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एक्सेप्टेंस, को अगर आप एक्सेप्टेंस के ऊपर कोई कंडीशन लगा दें तो इट इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हो जाती है। ठीक है ना, तो काउंटर ऑफर क्या होता है? आपका ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाती है। तो ये चीज हमने कल पढ़ ली थी कि काउंटर ऑफर क्या होता है। अगर आप कोई कंडीशन लगाते हैं तो समझा जाएगा कि आप ऑफरर बन गए हैं, बिकॉज कंडीशन लगाने वाला तो ऑफरर होता है। तो ऑफर तो ऑफर देता है, एक्सेप्टेंस नहीं देता। मुझे बताएं पहले पॉइंट में आपको कोई इशू? बेहतरीन हो गया। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया था ऊपर, ऑफरर और कहते हैं ऑफर भी कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। नहीं ये दिल में रखे बैठने चाहिए तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है ना, तो आपकी ऑफर भी कितने, ऑफर की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मे बी कम कितने एक्सेप्ट मे बी कंप्लीट, अब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे होना चाहिए था। मे बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। मतलब ये तो नो ब्रेनर बात है कि आप ऑफरर को जिस वक्त बताएंगे उस वक्त आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होगी, उससे पहले तो नहीं हो सकती। जब तक अगले को पता ही नहीं है तब तक आप हवा में जितनी मर्जी बातें करते रहें, कोई फायदा नहीं है। फिर एन ऑफर में कैन बी एक्सेप्टेड वर्ड स्पोकन या कॉन्डक्ट। वही एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वाली बात उसने यहाँ पे कर दी है कि आप अल्फाज के थ्रू भी इसकी एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, आप अपने कॉन्डक्ट से भी इसकी एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। अल्फाज वही के मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप लिख के दे दें उसे, बोल के बोल दें। ठीक है ना, या फिर अपने कंडक्ट के थ्रू। मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी? बस पे, बस का एक बस स्टेशन पे आना ऑफर है और आपका उसके अंदर चढ़ जाना एक्सेप्टेंस है। ये आपका कितने
एक एक्ट था। आपका उस बस के ऊपर चढ़ जाना, ये आपकी एक्सेप्टेंस है। अब ये आपने उसे बोला नहीं है, आप चढ़ गए हैं बस, तो समझा जाएगा कि आपने इस चीज को अंडरटेक किया है कि यहाँ पे मैं चढ़ गया हूँ बस के ऊपर, मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं वो भी दूंगा। तो ये आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। फिर कहता है इट कैन नॉट बी, कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि आपकी ऑफर भी कम्युनिकेट होती है, आपकी एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होती है। अब कम्युनिकेट करने का ये मतलब नहीं है कि मतलब आपकी कम्युनिकेशन जिस वक्त तक नहीं हुई, ऑफरर को कितने, एक ऑफरी जो है जिसको आपने ऑफर की है, जब तक उसके नॉलेज में नहीं आया तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि इसको ऑफर हो गई है। एक चीज, जिस वक्त तक अगले ने बता नहीं दिया कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर 3 दिन में तुमने मुझे अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, मैं समझूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। इसको कहा जाता है नेगेटिव कंफर्मेशन। आप ये वाली चीज कभी भी नहीं अपनी ऑफर के अंदर लिख सकते कि भाई मैं तुम्हें 3 दिन का नोट कितने टाइम दे रहा हूँ, या मैं 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपना एक्सेप्टेंस लेटर मुझे दे दो। अगर मैं तुम्हारी तरफ से एक्सप्रेस रिजेक्शन नहीं आई तो मैं समझूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। नहीं, अगर आपकी एक्सेप्टेंस हो, आपने खुद बताना है, कम्युनिकेट करना है उसे। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि अगर आपकी तरफ से कंफर्मेशन, ये कम्युनिकेशन नहीं आ रही, तो कहते हैं एक्सेप्टेंस हो गई है। यानी उसने नीचे लिख भी दिया है, फिर ये कहते हैं इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम दैट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। यानी कि अगर एक खास मुद्दत के अंदर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो यह समझा जाएगा कि एक्सेप्टेड है, समझा नहीं जा सकता। अगला बताएगा तो एक्सेप्टेंस होगी, खुद नहीं समझना। ठीक है, तो मुझे बताएंगे 1, 2 और 3 पॉइंट्स एसेंशियल नंबर 2 के, क्लियर है? फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। Communication is complete as proposal when it is put into transmission, or communication is complete as per acceptor when it comes to the knowledge of proposer। चलें जी, ये हम पॉइंट्स जो हैं इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिटेल कुछ इनकी इस तरीके से आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ। एक ऑफर होती है, ठीक है, ये आपने, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफर। ऑफर जो है ये आपने भेजी है, ऑफरी को पहुंच गई है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, सेंट, और यहाँ से रिसीव हो गई है। ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि ऑफरी को एक ऑफर हो गई है। ठीक है, अब ये सारी चीज इसको कहा जाता है पोस्टल रूल। ठीक है, इसको आपने गौर से सुनना है। कोई इसमें मसला आता है, आपने मुझे फौरन रोक देना है कि ये मसला है, मुझे मुझे नहीं समझ आ रही। इसका पोस्टल रूल कहा जाता है, यानी कि अगर आप खत के थ्रू ऑफर कर रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यहां से आपने भेजी है, यहां रिसीव हो गई है, तो समझा जाएगा कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब बात ये है कि एक्सेप्टेंस दें तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो दोनों पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशंस पे बाउंड कर देता है। तो कब समझा जाएगा कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये पढ़ना है हमने बेसिकली। हाँ जी, एक्सेप्टेंस लेटर कौन भेजता है? ऑफरर भेजता है या ऑफरी भेजता है? ऑफरी भेजता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, सेंड।
और ये यहाँ पे जाके हो गया रिसीव। ठीक है, बिल्कुल कोई कहते हैं इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब बात ये है कि एक वक्त ये है, एक वक्त ये है, कौन से वक्त कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड हुई है, ये हमने देखना है। जिस वक्त ऑफरी लेटर सेंड करेगा, ऑफर बाउंड हो जाएगा। ठीक है ना? कौन बाउंड हो जाएगा? ऑफरर बाउंड हो जाएगा इस चीज पे कि अब वो बैकआउट नहीं कर सकता। ऑफरर बाउंड अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब ये अपनी ऑफर भी रिवोक नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना? जिस वक्त ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा, उस वक्त ऑफरर बाउंड हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है। जब ये बाउंड हो गया है तो वो अब अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। समझ आ रही है? गुड। ये एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया ऑफरर के पास, तो ऑफरी बाउंड हो गया है। ये तो समझ आती है कि ऑफरर बाउंड हो गया, वो अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। ऑफरी किस चीज के लिए बाउंड हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के तो लिए हो गया है, उसके अलावा। एग्जैक्टली exactly. अब वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब ये अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता। जिस वक्त ऑफरर को लेटर पहुंच जाएगा, ये अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता। अब बात फिर आती है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस फिर रिवोक किस वक्त की जा सकती है। तो इसका भी हम एक नीचे टेबल सा बना लेते हैं। रिवोकेशन का टेबल। अब ये कुछ लोग सी के साथ लिखते हैं, कुछ लोग के साथ लिखते हैं। दोनों ही सही हैं। ठीक है, एक्सेंट्स का फर्क है। के साथ लिखते हैं आपके भला करे अमेरिकन, सी के साथ आपके ब्रिटिश लिखते हैं। और चूंकि हम दो नेशंस की गुलामी करते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। रेवोकेशन का एक टेबल हम बना लेते हैं। टेबल के थ्रू हमें ये चीज बेहतर समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये ऑफरर है, ये है आपका एक्सेप्टर। कर देते हैं यहाँ पे। एक्सेप्टर ऑफर ही एक ही बात होती है। ठीक है? इसने अपना ऑफर का लेटर, अब ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑफर इसने यहाँ पे सेंड की और यहाँ पे रिसीव हो गई। ठीक है ना? ऑफर इसने सेंड की, ऑफर रिसीव हो गई। ये समझा जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपकी कंप्लीट हो गई। जिस वक्त आपकी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई है, अब एक चीज आती है कि ऑफर के दिल में आ सकता है कि यार इस बंदे को ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो ये क्या करेगा? ये अपनी ऑफर रिवोक करने का खत लिखेगा। रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ये खत लिखेगा रेवोकेशन ऑफ ऑफर का और भेज देगा इधर रिसीव होने। ठीक है? अब जिस वक्त ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर एक्सेप्टर को रिसीव हो गया, समझा जाएगा कि अब ऑफर खत्म हो गई है। ठीक है? ये ध्यान से आपने सुनना है। आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है। ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर जिस वक्त रिसीव हो गया एक्सेप्टर को, समझा जाएगा कि ऑफर अब खत्म हो चुकी है। लेट्स से जो आपका एक्सेप्टर है, उसको ये लेटर मिला है 31
जनवरी 2025 को। अब उसको ये लेटर मिला है 31 जनवरी 2025 को। अब अगर ये अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 31 से पहले भेज दे, यानी ये 30 जनवरी 2025 को भेज दे, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त ये लेटर भेज देगा, ऑफरर बाउंड हो जाएगा। ऑफरर बाउंड हो गया तो ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। तो इसने तो ये रेवोकेशन लेटर रिसीव होने से पहले अपना खत भेज दिया, तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। समझ गए? लेकिन यही ये चीज एक दिन बाद कर दे, ठीक है ना? ये एक दिन बाद अगर ये चीज कर दे, ये 1 फरवरी को ये लेटर भेजे, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑफर ही नहीं है। ऑफर तो रिवोक हो चुकी है एक दिन पहले, तो जब ऑफर ही नहीं है तो ये एक्सेप्टेंस भी इनवैलिड हो जाएगी। मुझे बताएं, यहां तक आपको रेवोकेशन का प्रोसेस क्लियर है? ये सारे यस यस किए जा रहे हैं, मुझे तो ये डर है कि या सब कुछ पल्ले पे आ गया या कुछ पल्ले नहीं पिया। ठीक है ना? तो बी ऑनेस्ट, अगर कोई मसला आ जाए तो बता दें साथ साथ। कोई इशू नहीं है। चलें जी, फिर बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब लेट से कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया है इधर। मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त यहां से रिसीव हो जाए तो ऑफ एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा, ये अब अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। तो फिर बात आती है कि एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है कब फिर? इस डेट से पहले। इस डेट से पहले लेट से ये हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कर लेते हैं हम 31 को ही, 31, इसको 30 कर लेते हैं। 30 जनवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया। अब इसने सोचा कि यार इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था। एक्सेप्टेंस का लेटर तो मैंने भेज दिया है, लेकिन मुझे क्या मौत पड़ी है कि मैं इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं। मैंने इसको एक्सेप्टेंस भेज तो दी है। एक सेकंड, मैंने इसको एक्सेप्टेंस भेज तो दी है, लेकिन इस बंदे के साथ कांटेक्ट करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा? ये रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भेज देगा। ठीक है ना? ये अब इसको रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भेज देगा, जो इसको रिसीव होगा। ठीक है। अब इसको ये लेटर रिसीव कब होना है? लेट से इसको एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचता है 5 फरवरी 2025 को। तो मैंने आपको बताया था जिस वक्त ये पहुंच गया, आपका एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा। तो एक्स रेवोकेशन का लेटर फिर पहले पहुंचना चाहिए। रेवोकेशन का लेटर अगर 4 को पहुंच गया, 4 फरवरी 2025 को एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस रिवोक कर दी गई है। अब ये समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, खत्म हो गया है। यही अगर पहुंच जाए 6 को, ठीक है ना, आपका एक दिन लेट पहुंच जाए तो क्या होगा?
एक्सेप्टेंस आपकी वैलिड कहलाएगी, आप बाउंड हो जाओगे, अब आप रिवोक नहीं कर सकते, अब आपकी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चार्ट है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। ये है ऑफरर, ये है एक्सेप्टर। ठीक है, ऑफर जो है, पहला सबसे काम है कि ऑफर लेटर सेंड कर देंगे, तो यहाँ से सेंड होगा, यहाँ रिसीव होगा, ठीक है, इसको लिख भी देते हैं, ऑफर लेटर। यहाँ से सेंड होगा, यहाँ रिसीव होगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं, हमारा काम क्या, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। इसका एक चार्ट भी बना लेते हैं। 1 जनवरी 25 को ये हुआ सेंड। ठीक है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर यहाँ रिसीव हो गया, ये हुआ 3 जनवरी 25 को। ठीक है, ये 3 जनवरी 25 को कितने रिसीव हो गया। अब देखना है कि थर्ड स्टेप हमारा एक्सेप्टेंस लेटर है। ये अगर हम सेंड कर रहे हैं 2 को, 2 जनवरी 25, तो आपकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर यही हम कर रहे हैं 4 को, रेवोकेशन लेटर के एक्सेप्टेंस कितने मिलने के बाद हम 4 जनवरी 2025 को ही भेज रहे हैं, तो ये नॉट वैलिड। क्लियर। ये अगर हम भेज रहे हैं, फिर ये यहां जाके रिसीव होता है, इसने रेवोकेशन नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था, तो ये क्या करेगा, ये भेजेगा रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भेज देगा। सेंड। ये रेवोकेशन ऑफ लेटर का कितने हैं रिसीव, ये रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर डिपेंड करेगा कि कब मिल रहा है। लेट्स से ये एक्सेप्टेंस का लेटर इसको मिल रहा है 7 तारीख को, 7 जनवरी 25 को मिल रहा है। ये लेटर अगर इसको मिल जाता है 6 जनवरी को, तो आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये 7 को इसको एक्सेप्टेंस का लेटर मिल रहा है, उससे पहले अगर रेवोकेशन का लेटर मिल गया है, 6 जनवरी को मिल गया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यही अगर 8 को मिले, तो फिर क्या, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मुझे बताएं, इस सारे चार्ट में आपको कोई इशू, मैं जितना सिंप्लीफाई आपको कर सकता था इसको मैंने आपको कर दिया। अब मुझे बताएं, आपको कोई इशू। गुड। इसको आपने पढ़ना है, पढ़ के आपने इसको
देखना है कि आपको ये चीज समझ आती है या नहीं आती। मुझे बताएं, इस वाले पॉइंट में अभी तक हमने पढ़ा था कि आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि एक तो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। वो रिटन वर्ड्स में, स्पोकन वर्ड्स या अपने कॉन्टेक्ट के मुताबिक किया जा सकता है। नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको टाइम देता हूँ 3 दिन के अंदर अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, वरना मैं समझूंगा कि एक्सेप्टेड है। नहीं, आपने बोल के कि अपने कॉन्टेक्ट से कुछ ना कुछ करके आपने इंडिकेट करना है कि मैंने एक्सेप्टेंस करनी है। खामोशी इज नॉट एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की एज पर प्रपोजर किस वक्त कंप्लीट होगी, जिस वक्त वो भेज देगा। ठीक है ना, जिस वक्त लेटर भेजेगा। और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर किस वक्त कंप्लीट होगी, जिस वक्त एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो मुझे बताएं, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कोई इशू? कोई इशू नहीं है। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड। रीजनेबल मोड किस तरीके से आपने एक्सेप्ट करना है? अच्छे तरीके से, रीजनेबल तरीके से। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका बेसिकली ये है कि अगर तो ऑफरर ने बताया है कि मैं चाहता हूं तुम इस तरीके से एक्सेप्टेंस दो, तो आपने उस तरीके से एक्सेप्टेंस दे देनी है। ठीक है ना। अगर ऑफरर ने कुछ नहीं बताया, अब क्या करना है? अब आपने उस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है जिस तरीके से नॉर्मली उस ट्रांजैक्शन की एक्सेप्टेंस दी जाती है। ठीक है। रीजनेबल तरीके से आपने एक्सेप्टेंस देनी है। रीजनेबल क्या होता है? आगे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। जैसा ऑफर ने कहा है वैसे ही उस तरीके से आपने एक्सेप्टेंस देनी है। अगर कोई मोड स्पेसिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन यूजुअल मैनर। यूजुअल मैनर का मतलब है मार्केट में उसी तरीके की ट्रांजैक्शंस की नॉर्मली जिस तरीके से एक्सेप्टेंस दी जाती है वैसे ही आपने देनी है। ठीक है। अगर इसने कहा था कि मैंने कितने एक्सेप्टेंस लेनी है बाय ईमेल, आपने बाय लेटर से ही की है, एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है, तो क्या, इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन मैनर स्पेसिफाइड इन द प्रपोजल, ऑफरर शैल इंसिस्ट ऑन इट। वो इंसिस्ट करेगा, जिसमें आपको कल बताया था ना, ऑफर के एक्सटेंशंस करते हुए, कंडीशन लगाते हुए, कि जिस वक्त आपने वो कंडीशन नहीं मानी तो ऑफरर को क्या करना चाहिए? वो इंसिस्ट करेगा कि नहीं, जैसे मैंने कहा था एक्सेप्टेंस दो वैसे ही तुम एक्सेप्टेंस दो तो मैं मानूंगा। ठीक है। और अगर वो इंसिस्ट नहीं करता तो फिर माना जाएगा कि उसने आपकी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लिया है, और आप दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। उसको इतना फर्क ही नहीं पड़ता फिर। यानी इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट विद इन रीजनेबल टाइम, दैट इट कितने टाइम, इट इज डीम्ड दैट द एक्सेप्टेड, दैट ही एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस। उसने उसने मान लिया कि हाँ भी तुम्हारी एक्सेप्टेंस वैलिड है। मुझे बताएं, इस पॉइंट के अंदर कोई इशू? बेहतरीन हो गया। फिर एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। बड़ी अजीब बात लगती है कि आपको ऑफर का पता हो जिस वक्त आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। आप परफॉर्मेंस जिस वक्त दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आपको ऑफर का पता होना चाहिए। सोच रहे होंगे आप, क्या जब हमें ऑफर का पता ही नहीं है तो हम एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक होती है टाइप जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर ये वो चीज़ है जो आई कैप ने अपने सिलेबस से निकाल दी है, बट आई कैप स्टिल कहते हैं सोचता है कि वो इस चीज़ को टेस्ट कर सकता है, करता भी है। एक होती है जनरल ऑफर, ये पब्लिक एट लार्ज को होती है। पब्लिक एट लार्ज को होती है कि कोई मेरा पब्लिक अवाम नास में से कोई मेरा ये काम कर दे, मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा। लेट्स से आपकी बिल्ली गुम जाती है, ठीक है ना, यू हैव अ लॉस्ट किटन। आप क्या करेंगे? आप पोस्टर छपवाने शुरू कर देंगे, उस पर बिल्ली की तस्वीर लगा देंगे, ठीक है ना। डोंट जज। और लिख देंगे कि ये मेरी बिल्ली है, ये गुम गई है, इसका ये नाम है, और जिसको मिले वो यहाँ पे दे जाए। ठीक है।
आपने पोस्टर छपवा दिया और नीचे लिख दिया जो ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। बिकॉज में ये बहुत है। मैंने कहा था ना मेरी क्लास में सारे बादशाह होते हैं, तो बादशाह के लिए तो 50,000 कोई भी मैटर नहीं करता। तो आपने छपवा दिया ये। आपका ही एक दोस्त जिसको पता था कि ये बिल्ली आपकी है, उसको दिखाई दी रास्ते में जाती हुई बिल्ली, उसने बुलाया, वो उसके पास आई, वो उठा के आपकी तरफ ले आया। फाउंड योर लॉस्ट किटन। क्या अब वो 50 रुपए का हकदार है? नो। वाई? बिकॉज उसने ये पोस्टर नहीं देखा था। ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर। जिस वक्त उसने एक्सेप्टेंस दी, जिस वक्त वो बिल्ली को लेके आया, तो बिल्ली को लाना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के मुतारिफ था, लेकिन उसको तो ऑफर का पता ही नहीं था। तो अब वो ये 50,000 रुपया क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, उसे पता होता तो वो ये 50,000 क्लेम कर सकता था। उसको पता ही नहीं, तो अब वो ये 50,000 क्लेम नहीं कर सकता। अब बताएं। अब समझ आइए कि लिखा हुआ है एक्सेप्टर शुड बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जनरल ऑफर में होता है नॉर्मली, कि आपको ऑफर का पता ही नहीं होता और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं आप। तो जिस वक्त आपने ऑफर का पता ना होने के बावजूद उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जी बच्चों, क्लियर? बोल दो। चलें जी, क्लियर हो गया। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। ये तो मैं आप कहते हैं, मेरे ख्याल से नो ब्रेनर बात है कि जब ऑफर ही नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तो आपने एक्सेप्टेंस कब देनी है? जब तक ऑफर है तब तक आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, उसके बाद आप नहीं दे सकते। मुझे बताएं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, एसेंशियल्स, पोस्टल रूल जो हमने अभी तक पढ़ा है, जनरल ऑफर हमने पढ़ा है, काउंटर ऑफर पढ़ा है। कोई इशू? कोई इशू नहीं है। चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब आ जाते हैं हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, किस वक्त रिवोक कर सकते हैं? अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। क्या हमने ये चीज पढ़ ली कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब तक रिवोक की जा सकती है? जिस वक्त तक यहाँ से एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं भेज दिया जाए, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया तो ऑफरर बाउंड हो जाएगा। तो जब आप एक्सेप्टेंस का लेटर भेजते हैं, इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर या ऑफरर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर कब है? जिस वक्त वो एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा। उससे पहले पहले अगर रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर मिल गया, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर नहीं मिल सका, तो समझ लें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये आपकी ऑफर के बारे में था। और टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन के बारे में वो क्या कहते हैं? एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि एज अगेंस्ट एक्सेप्टर किस वक्त वो बाउंड होता है? एक्सेप्टर कब बाउंड होता है? जिस वक्त एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच जाता है। एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया, तो अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं की जा सकती। ठीक है ना? जिस वक्त आपके एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया, तो मैंने कहा था ऑफर ये एक्सेप्टर बाउंड हो जाता है। तो अब इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरी या एक्सेप्टर। जब ये हो जाए तो इसके बाद आप एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते। तो अगर आपने ये 6 को एक्सेप्टेंस का लेटर आपका, कितने हैं सॉरी, 5 को आपका एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच रहा है, तो मेक श्योर आपका रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर 5 से पहले पहुंचे। ठीक है? इसलिए लिखा हुआ है अगर 6 को पहुंचा है तो वैलिड नहीं है। 6 को अगर ये लेटर पहुंच रहा है तो एक्सेप्टेंस हो चुकी है यहाँ तक। अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, आपकी रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर वैलिड नहीं है। यही अगर 4 को होता,
अगर ये चार को रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच जाता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट रहता ही ना। एक एक्सेप्टेंस आपने रिवोक कर दी, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये हो जाता। ये दोनों हमने पढ़ लिए हुए हैं। फिर कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, ठीक है ना। एज पर द पर्सन हु मेक्स इट, जब उसकी कितने उसने उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया। और एज अगेंस्ट पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जो एक्सेप्टेंस जो रेवोकेशन का लेटर भेज रहा है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन किस वक्त कंप्लीट होगी, जब उसने भेज दिया। और जिसको वो लेटर भेज रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब उसको मिल गया। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है ऑफर और रेवोकेशन का केस। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तीनों का सेम रूल है। आपने भेजा, आपके अगेंस्ट ऑफर कितने हैं, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अगले को मिला, अगले के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक एक्सेप्टेंस ही है कि भेजता एक्सेप्टर है और ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है, मिलता ऑफरर को है, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सिर्फ यही एक पुठे हाँ है, बाकी इसमें कोई इशू वाली कोई बात नहीं है। मुझे बताएं, इन दोनों पॉइंट्स में आपको कोई इशू? कोई इशू नहीं है। चलें जी, फिर इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। कल इंशाल्लाह हम पास पेपर्स को देखेंगे और सैटरडे हमारा चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जी, फिर इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को क्लोज करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।